पूछे सबसे कि उस वक्त या ये दिल करता है कि अपने दिल को ठंडा करे या ये दिल करता है कि ये बदल जाए, लेकिन क्या उस वक्त ये याद रहता है कि हम पेशेंट को बदलने के मिशन पे हैं? उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि आप पेशेंट को बदलने के मिशन पे हैं। उस वक्त थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं, और हम अक्सर अपने मिशन को भूल जाते हैं। जब डाइटिंग करते हैं तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम वज़न कम करने के मिशन पे हैं। मज़ेदार चीज़ हो तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो ये जो अपने मिशन को याद रखना है फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते हुए, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे याद रखें? जब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह याद होती हैं, कुछ चीज़ें आपको कम अच्छी तरह याद होती हैं, कुछ चीज़ें ऐन वक्त पे भूल जाती हैं हमेशा। मुझे बताइए कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह याद होती हैं वो कैसे बहुत अच्छी तरह याद होती हैं? लेकिन आमतौर पर मुआशरे में रट्टे को बुरा समझा जाता है, पर रट्टा जो होता है वो बुरा नहीं होता। किसी भी गाने में जो एक मिसरा बार बार आता है जिसे मुखड़ा कहते हैं, उसी की वजह से वो गाने की शोहरत होती है, उसे मुखड़ा कहते हैं। लेकिन वो जो मुखड़ा होता है किसी गाने का, उसके आगे अंतरा होता है और उसमें बात और ज़रा वजाहत से पेश की जा रही होती है, और वजाहत से बातचीत पेश करते करते वापस मुखड़े पे आते हैं। वही जो असल बात है वो उसको दोहराया जाता होता है। जैसे एक गाना है बहुत अच्छा, उसका मुखड़ा ये है कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, पूछा भी ना कौन हो तुम, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। तो ये मुखड़ा है और ये बार बार बीच में आता है, और इसके बाद फिर कुछ इस किस्म के फिक्रे आते हैं कि वैसे तो तुम शक्ल से ही मुसल्ली लगते हो और तुम्हारी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, और तुम्हारा पढ़ने लिखने से भी कोई लेन देन नहीं है, तुम हमारा गद्द इंसान हो, लेकिन फिर भी हमने तुमको दिल ये दे दिया, पूछा भी ना कौन हो तुम। और उसके बाद फिर कुछ और उसकी शान में इसी ऐसे ही कसीदे पढ़े और फिर वापस आ गए उस पर कि हमने तुमको ये दिल दे दिया, पूछा भी ना कौन हो तुम। तो दोनों चीज़ें मिलके तो बामानी बनती है। तो जो रट्टा होता है अंडरस्टैंडिंग से बामानी बनता है। रट्टा खाली रट्टा काम नहीं आता। ओसीडी में भी यही होता है। ओसीडी जिसमें 4 नुकाती फार्मूला होता है, तो उसमें यही होता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है, मेरे ब्रेन ने गलती से ये सीख लिया है, वो क्या काम था जो मैं करने जा रहा था तो भटक के इधर आ गया, पहले मैं वो कर लेता हूँ तो बाद में फिर ये काम करूँगा। रिवर्स, ये रिवर्स स्विंग है। रिवर्स स्विंग का पता है आपको? हाँ, रिवर्स स्विंग है कि आपने लारा लगा दिया किसी को। जिंदगी में तो लारा लगाना इतनी अच्छी बात नहीं समझी जाती, लेकिन ओसीडी में लारा लगाने के अलावा कोई चारा नहीं। बहुत दफा जिंदगी में हम लारा लगाते हैं, लेकिन जिंदगी में लारा लगाना अच्छी चीज नहीं, जुगाड़ है। मिसाल के तौर पर किसी इदारे में कोई बंदा जाता है सीईओ के पास और सीईओ को कहता है कि सर मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, कोई वजह बयान करके। तो सीईओ उसको कहता है कि हाथ बड़ा तंग है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा, तो गुंजाइश कोई नहीं है, कुछ अर्सा इंतज़ार करो। एक जवाब ये हो सकता है। एक जवाब ये हो सकता है कि तुम अपनी रिकमेंडेशन खुद नहीं कर सकते सैलरी बढ़ाने की, तुम्हारी रिकमेंडेशन तुम्हारा सीनियर करेगा तो देखेंगे, या हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे। कौन सा आंसर बेहतर है? सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला। देखिए, पहली बात तो यह है कि करना तो सेकंड वाला ही आंसर चाहिए क्योंकि वो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वाला आंसर अगले बंदे को फेस सेविंग देता है। फेस सेविंग पहले वाला ये है कि मैं तुम्हें अभी इंक्रीमेंट नहीं दे सकता,
हाथ बड़ा तंग है, बिजनेस बड़ा डाउन है, काम बड़ा मुश्किल है, कुछ अरसा इंतज़ार करो तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा, इसको लारा कहेंगे। लेकिन ये जुगाड़ है, हकीकत ये नहीं है कि अदारा जिस कंडीशन में भी है एम्प्लॉई के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं आती। आप असूलन उसको ये नहीं कह सकते। आप उसे ये कह सकते हैं कि तुम्हारी इंक्रीमेंट जो है वो इन बुनियादों पर अभी नहीं हो सकती। और जब आप किसी को स्ट्रेट आंसर देते हैं तो वो आमतौर पर इस स्ट्रेट आंसर को पसंद नहीं करता। लेकिन जब आप अपनी को मजबूरी बताते हैं तो लोग मजबूरियों को समझते हुए एहसान कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, घरों में मुलाजिम होते हैं, उनको ये कह छोड़ते हैं कि तुम तो फैमिली मेंबर हो हमारे, तो उसको शर्म आने लगती है। महीने की तनख्वाह मांगते हुए, लेते हुए उसको बड़ी शर्म आती है। कहते हैं एवं आप तनख्वाह देते हैं, मैं तो फैमिली मेंबर हूँ। ये प्लाजिबल आंसर्स जो होते हैं ये हर वक्त ज़िंदगी में होते हैं। तो जो ओसीडी में हमारा दिमाग कह रहा होता है ये करो या वो करो या ये सोचो या वो सोचो, तो आप उसे स्ट्रेट वे नहीं कहते कि मैं नहीं तुम्हारी सुनना चाहता। आप उसे कहते हैं कि पहले मुझे सो लेने दो, सो के मैं सुबह फ्रेश उठूँगा, फिर मैं तुम्हारे बात को मान लूँगा, जो तुम चाह रहे हो मैं वो फिर करूँगा। क्योंकि ओसीडी में प्रॉब्लम ही यही होता है कि जो दिमाग कह रहा होता है एक फजूल सी बात जिसके लिए वो जिद कर रहा होता है, एक फजूल सी बात कह रहा होता है दिमाग, तो ओसीडी में आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ये जो खामखा की एक तुमने बीच में बात उठा ली है ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो और ज़ोर से मजबूर करेगा आपको ओसीडी में। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि तुम जो कह रहे हो वो मैं सुबह सो के उठूंगा तो फिर कर लूँगा, फ़िलहाल मेरा जो इस वक्त टाइम है, इस वक्त जो एजेंडा है वो सोने का है। अच्छा, अब जो दूसरे ज़िंदगी के मौके होते हैं जहाँ आप किसी को नजर षानी की अपील कर रहे होते हैं, ये जो हाउस है, जो इस किस्म के ख्यालात जहाँ से पैदा होते हैं अमेरिका में, वो पहले आज से 50 साल पहले जो उन्होंने लफ्ज़ ईजाद किया था वो नजर षानी की अपील नहीं था, वो था रेप्रिमंड। रेप्रिमंड यानी डांटना, डपटना, बेइज्जती करना या कुछ कह ले। लेकिन 50 साल बाद उन्होंने कहा कि नहीं, डांटना जो है, झिड़कना नहीं ठीक, आप किसी को नजर षानी की अपील करें। जो बहुत ही ऐसे लगता है बड़ी बेइज्जती वाली गल है यार, असी उन्हें अपील करिए। ऐसा लगता नहीं कि यार हुण बंदे नूं अपील करिए असी अपने पुत्तर नूं कि यार पढ़िया कर, तू पढ़दा नहीं, यदि नजर षानी दी अपील। तो यहाँ ये फीलिंग्स हैं कि जब आप अपने किसी फैमिली मेंबर को, सबॉर्डिनेट को या किसी और को कुछ चेंज करना चाहते हैं कि ये जो तुमने काम किया है ना ये ठीक नहीं है। आपके किसी मुलाजम ने खाना लापरवाही से ख़राब बना दिया है, हालांकि वो अच्छा बना सकता था, वो अच्छा बना सकता था लेकिन उसने ख़राब बना दिया। जैसे परसों चने जो है हमारे कच्चे थे, तो मैंने उनको पूछ लिया बुला के, मैं कहा मुझे पता है आप ये चने अच्छे बना सकती थी, पर आपका मूड ख़राब था तो आपने चने कच्चे कर दिए, तो अब नजर षानी की अपील है। तो वो घर जाके सारी रात सोचती रही कि है कि क्या है, डॉक्टर साहब ने नजर षानी की अपील है, कोई बनो किसी मुकदमे च तो नहीं फंसा रहा है। अगर आप क्लियरली जानते हैं कि आप किसी का रवैया बदलना चाहते हैं तो फिर आप एड्डा केड़ा मुश्किल है नजर षानी की अपील। लेकिन अगर आप बेइज्जती करके खुश हैं तो फिर एक और मामला है। ये तरीके से वैसे आपने बेइज्जती की थी। मैंने कहा देखिए आपकी पहली बात है, मैंने कहा कि मुझे पता है आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है और आप पहले अच्छा चने बनाया करती थी, लेकिन अब आपने ये ऐसे बनाए हैं तो
अमेरिका से एक खातून आई हैं, तो उन्होंने कहा जो माहिर है खाने की, एक खातून है जिनका बच्चा हमारे पास है, तो वो अमेरिका में माहिर हैं फूड की। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि इस खातून को कहें कि मुझसे कुछ चने बनाना सीख ले। तो मैंने कहा मैं कह दूंगा उनको चने बनाना सीख ले, लेकिन एक्चुअली उनको चने बनाने आते हैं, लेकिन मूड ख़राब होने की वजह से बाज़ औक़ात लोग काम ख़राब कर देते हैं। मूड अच्छा हो तो हम काम अच्छा कर देते हैं। तो नज़र सानी की अपील जो है वो आर्टिफिशियल सा नहीं लगता? जी थोड़ा ये हमारे माशरे में लगता है, अदरवाइज लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल कूलिंग, आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिफिशियल, हम बहुत कुछ आर्टिफिशियल इस्तेमाल करते हैं। अब तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इस्तेमाल होने लगी हैं। आज ही मेरे साथ एक काफ़ी बड़े पुलिस ऑफिसर अपने कोई मसले के लिए आए हुए थे, डिस्कस कर रहे थे। तो वो बातों में मुझे उन्होंने बताया कि उनके फादर की उम्र 90 साल थी जब वो फौत हुए। कहते जब वो फौत हुए हैं तो उनके फौत होने के बाद मुझे पता चला कि उनकी आंखें सब्ज रंग की थी। आप मुझे को वजह बता सकते हैं? नहीं, ध्यान तो दिया, उनकी जरूरत ही नहीं थी कि बाप की आंखों में आंखें डाल के देख लें। ये बात उन्होंने मेरी बात की जवाब में कही कि मैंने कहा मेरे फादर की उम्र 96 साल थी और सारी उम्र में, अभी उनको 18 साल हो गए फौत हुए, तो सारी उम्र में जो हमारी टोटल गुफ्तगू आपस में हुई वो 45 मिनट्स होगी सारी जिंदगी में। तो सारी उम्र में मेरी जो उनसे गुफ्तगू थी वो 45 मिनट पे मबनी थी या इससे कम। तो इसका मतलब यह है कि पहले रिवाज नहीं होता था, पहले रिवाज नहीं होता था, कभी हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई नहीं थी। वो हुक्म फरमाया करते थे और हम माना करते थे। वो कहते थे कि ये यूं करना है, तो हम कहते थे आप लोग हमें क्यों कहते हैं कि हमारा वालिदैन के साथ? नहीं, तो मेरे अब्बा जी जो करते थे सारा ठीक तो नहीं था ना, या मैं और मेरे अब्बा जी जो करते थे, तो मैं और मेरे अब्बा जी जो कुछ करते रहे हैं वो सब ठीक तो नहीं हो सकता ना। आपको जो मैं कहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं कॉमन सेंस या अपनी ख़ानदानी अक्ल जहानत कभी इस्तेमाल नहीं करता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुताही करूँगा। जो प्रोफेशनल काम है, जो पेशा वराना काम है, उसमें जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो कभी भी इस तरह का मुकालमा नहीं होता था कि वो मुझे कन्विंस कर रहे हैं और मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बात करते थे और वो कोई ऑर्डर होता था, शॉर्ट ऑर्डर, लॉन्ग ऑर्डर भी कोई नहीं होता था, शॉर्ट ऑर्डर होता था जो कि वो देते थे तो हम सुन लेते थे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी, मैं इसे तारीफ़ के मानों में नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं थी। लेकिन वो चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे तो वो बातें बहुत कम करते थे। मुझे कुछ शौक़ था और मैं बचपन में ही कोई ना कोई बात करने की कोशिश उनसे करता था, तो वो कहते थे कि आराम नाल बो। तो फिर मुझे आदत पड़ गई कि बात नहीं करनी, और मुख्तसर बात होती थी, लेकिन बाप बेटे के दरमियान होना चाहिए। और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बाप बेटे के दरमियान बातचीत होती है, पर अभी भी कम होती है। बातचीत होनी चाहिए, और उसके लिए ये आर्टिफिशियल वाली कोई बात नहीं है। हमारी ज़िंदगी सारी की सारी आर्टिफिशियल है। नेचुरल ज़िंदगी किसकी होती है भला? नेचुरल लाइफ जानवरों की, नेचुरल लाइफ तो परिंदों की, नेचुरल लाइफ तो कीड़ों मकोड़ों की, इंसानों की तो कोई नेचुरल लाइफ नहीं होती। वो तो उनकी लाइफ होती है वैल्यू एडेड लाइफ, अच्छी से अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में शामिल करना। ये एक सिंपल सी बात है कि ये आर्टिफिशियल जो तरीका जो हम कहते हैं आप जुनाब करके बात करना, आप करके बात करना, इसका कोई नुकसान हुआ कभी किसी को?
लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं जब अपने बच्चों से इलाज के बाद सीखते हैं और जाके आप कहते हैं तो कई दफ़ा बच्चे अनॉय होते हैं, कहते हैं विलिंग बेस की ज़ुबान ना बोला करें, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। वो सारी की जो अपील है वो कराची में पता है ना, हमारा एक एम्बेजलमेंट का मसला हुआ है, तो कई दफ़ा वो कराची से मुझे को पुलिस ऑफिसर्स फ़ोन करके पूछते हैं, कोई बात पूछते हैं, उनसे उनको बुला के पूछते हैं जो साहब इसमें मुलव्वस हैं, फिर वो मुझसे कोई पूछते हैं तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ ना, तो साहब करके बात करता हूँ, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, या ये कहना कि वो बहुत काबिल थे, वो और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे। कहते डॉक्टर साहब तुसी उन्होंने सजा दवाना चाहते हो कि कोई इनाम दवाना चाहते हो साढ़े? मैंने कहा कि सजा और इनाम का मसला नहीं है, मैं तो मसला हल करना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मामलात जो है नॉर्मलसी की तरफ आ जाएं, मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएं। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लोग तलाफ़ी की तरफ आ जाते हैं। जब आप उनकी बेइज्जती नहीं करते तो लोग तलाफ़ी की तरफ आ जाते हैं। रेजिस्टेंस कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि साइंस जो है वो तलाफ़ी में यकीन रखती है, साइंस माफ़ी में यकीन नहीं रखती, साइंस तलाफ़ी में यकीन रखती है। साइंस में कोई एमनेस्टी नहीं है। अगर आपने मिठाई खा ली है डायबिटीज़ में, एमनेस्टी का मतलब होता है आम माफ़ी। आम माफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे लोग जाके ज़बरदस्ती यूरोप रहना शुरू हो जाते हैं, 5 साल बाद गवर्नमेंट कहती है कि जिनको 5 साल हो गए हैं उनको हमने एमनेस्टी दे दी, आम माफ़ी दे दी, भाई तुम आ जाओ अपना पासपोर्ट ले लो। जब तुम इतने ही पक्के मेहमान बन गए हो तो तुम्हें पासपोर्ट ही दे। ये एमनेस्टी होती है, लिमिटेड एमनेस्टी, जो कि महकमे भी देते हैं, सरकार भी देती है। साइंस कोई एमनेस्टी नहीं देती कि पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन आप 14 फुट से छलांग लगाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। साइंस में कोई एमनेस्टी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। साइंस में तलाफी है, इजाफी भी है। तो यहाँ हम जो बैठते हैं तो कॉमन सेंस का दामन सबसे पहले छोड़ना चाहिए, दामन झाड़ लेना चाहिए। आपको पता है कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है, या लफ्ज़ कॉमन का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी। अच्छा, आप क्या चीज़ चाहते हैं, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो फिर कॉमन सेंस को क्यों इतना प्यार करते हैं? जब आप बाजार में जाते हैं तो आप कहते हैं कि पर्स चाहिए, वो कहते हैं लो है चुपको, कहते नहीं ये वाला नहीं चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, या कोई भी चीज़ है ब्रांडेड चाहिए। तो वो कपड़े हर चीज़ आपको ब्रांडेड चाहिए, लेकिन जब आप बीमारियों के इलाज की तरफ आए तो उस वक्त आपको आम सी कोई चीज़ चाहिए। और बहुत मुश्किल होता है बाज़ औक़ात बात करना। मेरे लिए बात करना 1980 में बहुत आसान था, 1980 में बात करना बहुत आसान था। यानी मैं जो भी बात करता था लोग कहते थे ठीक है, लोग जो भी बात कहते थे मैं कहता था ठीक है। सादगी नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग कहते थे ना मैं उससे मुत्तफिक होता था, जो मैं कहता था लोग उससे मुत्तफिक होते थे, क्योंकि ना लोगों को कुछ पता सी ना मैंने कोई पता सी। नहीं, डिजिटल बीमारियां तो तब भी थी, पता कुछ नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई बात करते हैं जो दूसरे के तजर्बे में से भी गुजरी हो या दूसरे की सोच भी उसमें से गुजरी हो, तो इत्तफाक राय कितनी जल्दी हो जाता है। लेकिन जब आप कोई बात करते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो लेकिन दूसरा उसके तजर्बे से ना गुजरा हो, तो मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो अब बात करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि साइंस ने बहुत सारी हकीकतें एक्सप्लोर कर ली हैं। साइंस ने बहुत सारी हकीकतें एक्सप्लोर कर ली हैं
लेकिन एवरीबॉडी इज नॉट लेकिन हैविंग वेरीफाई करने से हमारा कूल नहीं आता। हमारा कूल आता है जब कोई कहता है हाँ जी, हाँ। हमें वेरीफाई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी बातें नशे की बीमारी के हवाले से हम करते हैं, मुझे बताइए कि आपको वेरीफाई करने में क्या दुश्वारी है? क्यों जी, है कोई दुश्वारी? अगर आप किसी भी बात के बारे में पता करना चाहें तो कोई वेरीफाई करने में दुश्वारी है? देखिए, वो इंडिया वालों ने पहले कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान अमेरिका के पास गया था घुटने टेकने। किसी ने दुनिया में माना? क्योंकि वेरीफाई हो सकता था कि कौन गया, वेरीफाई हो गया। आखिर में उन्होंने मान लिया, कहते हैं हाँ ये पहला राउंड सी, तो पहला राउंड असी हार गए हाँ, लेकिन ऐसा मतलब है नहीं कि असी जंग हार गए, आखिरी फतह हमारी होगी। पूछा राफेल तैयारे गिरे कि नहीं? उन्होंने कहा जंग में नुकसान होता रहता है, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। समझ आ गई ना कि भाई कौन गया था। तो बात यह है कि आज के ज़माने में कोई चीज़ भी वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। आप गूगल पे चले जाएं, वेरीफाई कर लें, वो आपको बता देंगे। आप किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करें, वो आपको बता देंगे, रास्ता दिखा देंगे कि इस रास्ते पे चलो तो समझ आ जाएगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कॉमन सेंस जो है उसके ऊपर चलना आम जिंदगी में ठीक है, लेकिन बीमारियों का अगर मामला हो तो कॉमन सेंस का रास्ता नहीं चाहिए। वैसे कॉमन सेंस अच्छी चीज़ है ही नहीं, लेकिन कॉमन सेंस होती है हमारी अपनी सेंस, कॉमन सेंस होती है हमारे घर के दूसरे लोगों की सेंस, कॉमन सेंस होती है हमारे दादाजी की सेंस, कॉमन सेंस होती है हमारे मुआशरे की आम सेंस। मुझे बताइए कितनी दफ़ा आप मुआशरती रस्म व रवाज के खिलाफ बातें भी करते हैं और फिर मुआशरती रस्म व रवाज के मुताबिक ही चलते हैं। सारा ज़माना कहते हैं ना जी जहेज़ नहीं होना चाहिए, शादी ब्याह सादगी से होने चाहिए, फिर जब अपनी बारी आती है तो क्या करते हैं? करते हैं ना फिर। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन सेंस का बड़ा प्रेशर है। That's right. ये कॉमन सेंस का बड़ा प्रेशर है, इसलिए हम कॉमन सेंस को आजकल बहुत ज़्यादा बीच में लाते हैं। और आप देखेंगे कि हर तरह से आपको हम पहले ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस को छोड़ दें। पहले हम सोचते थे कि आप लोग जो है हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, अचानक हमें पता चला कि नहीं, आप इलाज के लिए नहीं आते, आप ज़रा सांस लेने के लिए आते हैं। आप थोड़ा सा आराम करने के लिए आते हैं, थक गए चलो मजदूर रख लेने। तो इलाज कराने के लिए मुझे बता दें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें। ठीक कह रहे हैं। हम थक जाते हैं, हम कहते हैं देखिए बात तो यह है कि अगर इलाज के लिए आते हैं तो उनको आके पूछना चाहिए ना कि अच्छा जी कि उनकी करना है, क्योंकि वो इसको बीमारी समझते ही नहीं, बिगाड़ समझते हैं। वो अभी ये कन्फ्यूजन से नहीं निकले कि ये बीमारी है कि मस्ती है या बिगाड़ है या बदकिरदारी है, ये क्या है। लोग कंफ्यूज हैं। और बाकी लोग भी जब आपके साथ मिलते हैं, आप जिस जिस प्रोफेशन में हैं, लोग आके उनको अपनी मर्जी पे चलाना चाहते हैं। यानी आप जिस प्रोफेशन में भी हैं, आप उसमें बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं, जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, लेकिन लोग आके आपसे अपनी मनवाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो क्लाइंट इज नॉट ऑलवेज राइट, बट यू कांट पिक ए फाइट विद द क्लाइंट। क्लाइंट इज नॉट ऑलवेज राइट। तो बहुत आसान था 1980 में काम, बहुत आसान था। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, इत्तफाक़े राय पाया जा रहा था, बहुत कुछ नहीं था। वो हम ज़माने जहालत की बातें कर रहे हैं। देखिए 1980 में हम ये भी अंदाज़ा नहीं दे सकते थे कि
इस मरीज का क्या बनेगा। अब हम क्लियर अंदाजा दे सकते हैं, आपके हाथ में यार्ड स्टिक दे सकते हैं कि एलो पढ़ो नाप लो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इस तकलीफ में से निकलना है जो कि टू मच है, ये जो बीमारी की तकलीफ है ना, ये टू मच है। इस बीमारी का एक डोरमेंट फेज है, वो डोरमेंट फेज में बीमारी चल रही होती है, ना पेशेंट को पता होता है ना घर वालों को पता होता है। वो डोरमेंट फेज होता है जब वो नशा कर रहा होता है और जिस्म उस नशे को ज़ाया करना शुरू कर देता है, जिस्म उस नशे को मिसमैनेज करना शुरू कर देता है। ये डोरमेंट फेज होता है। इस डोरमेंट फेज में किरदार की खराबियां उभरती हैं। जब यूज़र से एडिक्शन का सफ़र कर रहा होता है मरीज़, अंदर ही अंदर डोरमेंट फेज होता है। इस डोरमेंट का मतलब है पर्दे के नीचे। तो पर्दे के नीचे जो खेल है जब चल रहा होता है तो किसी को पता नहीं होता कि ये खेल चल रहा है। डीएनए में लिखा होता है कि ये होगा, किसी को पता नहीं होता कि डीएनए में लिखा है। साथ बाज़ साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, साथ साइकेट्रिक इलनेस होती हैं जिनका पता नहीं होता। उनके बारे में जब फैमिली को बताते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। अभी यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं, एक पेशेंट की बहन और वालदा बैठी हुई है जिसका 3 दफ़ा इलाज हुआ। वो बेहतरीन शेप में इलाज के बाद गए, पेशेंट भी बहुत मुतमिन, फैमिली भी बहुत मुतमिन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड एडिक्शन। उसके बाद कुछ अर्सा फॉलोअप में पेशेंट आता रहा। उसके बाद उसके घर में से 1-2 लोगों ने कहना शुरू किया कि हुण तू सारी उम्र उत्थे ही जाना चाहना है, तू ब्याह कर ते भला अपनी जिंदगी गुजार। अब्बा के एक दोस्त ने कहा कि जी एवें उत्थे भेज दिओ, इस मुंडे नूं मैनू दे दिओ, मुझे पता चला तो मैं कहा इन्होंने दे दिओ। तो मतलब इस तरह की बातें करते करते पेशेंट ने, जब अब्बा कह रहा हो कि तू एवें उत्थे जाना है, तू एवें दवाई खाना है, तू ब्याह कर, उन्हें किसी कुड़ी नूं लभ के उहदे नाल ब्याह कर लिया। पई अब्बा ने कहा ब्याह कर लो, तो वह ब्याह कर लिया। ब्याह कर लिया तो दवाई खानी भी छड्ड दी, पहले काउंसलिंग छड्डती, फिर दवाई खानी भी छड्डती। पहले भी कुछ सही तरह नहीं सी खांदा। दवाई खाना ब्लड प्रेशर के मरीजों को पता क्या होता है, हफ्ते में 5 दिन खा लें तो इसका मतलब है कि खाते हैं। शुगर के मरीजों का दवाई खाना यह है कि महीने में 22 दिन खा लिया है तो वो दवाई खाता है। नहीं, ये दवाई खाना नहीं होता। डॉट ऑन टाइम 30 दिन ये दवाई खाना होता है। तो शुगर के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज अगर ऐसे बाकायदगी से दवाई नहीं खाते तो मुझे बताइए कि हमारे पेशेंट बाकायदगी से दवाई खाते हैं? नहीं खाते। नाउ ही इज बैक टू डिस्ट्रक्शन। हाँ, वो अब वो 2 मिनट के लिए घर आता है फिर गायब हो जाता है। क्यों बोला? कि फरिश्ते आ जाएंगे, फरिश्ते आ जाएंगे। ठीक, लेकिन वो मौका देगा, कुछ दिनों के बाद वो ज्यादा देर के लिए आना शुरू हो जाएगा, फिर आ जाएगा। या हमसे खुद ही कांटेक्ट कर फिर मुझे बताइए कि जब वो यहाँ होगा तो देखने वाला क्या कहेगा? इलाज सही नहीं हो। तो ये कहानियां और लोगों की भी है। इन कहानियों से क्या सबक मिलता है? मुझे बता दें कि क्या सबक मिलता है। जब हम कहते हैं ना कि ये एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, इसका इलाज जारी रखना पड़ता है, तो आपको पता नहीं कि गले में कांटे चुभते हैं जब ये बात हम कहते हैं। ये कोई काबिले तारीफ बात नहीं है, ये कोई काबिले तारीफ बात नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप कोई पुरानी गाड़ी किसी मैकेनिक के पास ले जाएं और मैकेनिक कहे लो जनाब हुण तुहाडी गड्डी आंदी जाती रहेगी, लेकिन मुझे बताइए कि ना क्या करें? गुजारा ही नहीं है सर, मुझे लगता है ये किए बगैर। मतलब वी आर बाउंड टू से दैट। हमें पता है कि कोई बीच में से समझ जाता है। अगर कोई भी ना समझता होता तो हम कहते चलो रहने देते हैं, लेकिन कोई
अचानक बीच में समझ जाता है। देखिए दुनिया में अब एक रिसर्च हो रही है, दुनिया में एक रिसर्च हो रही है कि जो लोग अदारों में काम करते हैं, क्योंकि सारे दुनिया में अदारे परेशान है कोविड के बाद, तो एक रिसर्च हो रही है कि दुनिया में जो कोविड के बाद काम करना है, अदारा चलाना है, कोई बिजनेस चलाना है, ये बहुत मुश्किल हो गया है। ये आपने पाकिस्तान में भी देखा है कि अच्छी खासी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें बैठ गई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बैठ गए, बड़े बड़े अदारे बैठ गए, बैनुल अक़वामी कंपनियां नेस्ले, यूनिलीवर, कारफर, ये सारे के सारे अदारे ट्रबल में हैं और दुनिया भर में ऐसा ही है। तो वो रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट्स न्यू अबाउट इट। जैसे जंग अज़ीम 1 हुई थी तो उस वक्त भी यही हो गया था। जंगों का नुकसान ही इतना ज़्यादा होता है, हर एक को फायदा थोड़ी होता है जिਵੇਂ सानू फायदा होया। साढ़े ते भाग ही बड़े चंगे ने तो ਐਵੇਂ 2 पटाखे चला के साडा ते टैका हो गया। मतलब किस्मत दी गल्लां है ना, मतलब पाकिस्तान को बड़ा फायदा हो गया, मतलब पाकिस्तान को कम से कम $100 बिलियन का फायदा हो गया। गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। गुआंढियों को भी ज्यादा हुआ है, हमारे दोस्तों को भी ज्यादा हुआ है। उनको भी हुआ है, लेकिन हमारे गुआंढी को बड़ा नुकसान हो गया। उसको तो बहुत वो तो बह गया बिल्कुल बेचारा। मॉरली भी, मेंटली उसको आप मोदी के चेहरे को देखें तो उसका चेहरा ऐसे लगता है कि बुरा ही हाल है उसका। गांगो अच्छी है। कोई अहमकाना हरकत जो करेगा कि एक वाकया हुआ है और 5 मिनट में वो कहता है कि जी इसी पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, मतलब ऐसी बातें करना, वो साफ पता चलता है कि एवं बहाने ला रहा है, ऐसा लड़न ते दिल करता। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में रिसर्च हो रही है और वो मुख्तलिफ चीज़ों पे गौर कर रहे हैं। उसमें मैंने एक रिसर्च पढ़ रहा था, क्योंकि साथ साथ वो रिसर्च आई जाती है, तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें वो ये था कि अदारों की बहुत सारी पॉलिसियाँ 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी हैं और उनको बदलने की ज़रूरत है। उसमें एक पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे कि अदारों में लोगों को वर्किंग डेज़ की भी सैलरी मिलती है और नॉन वर्किंग डेज़ की भी सैलरी मिलती है। अदारों में लोगों को कैजुअल लीव की भी सैलरी मिलती है, गैजेटेड लीव की भी सैलरी मिलती है, सिक लीव की भी सैलरी मिलती है और वर्किंग डे की भी सैलरी मिलती है। इन चीज़ों को देखें तो वर्किंग डे की सैलरी मिलती है, ये जुल्म नहीं लगता? कल एक मेरे पास खातून आई हुई थी मशवरे के लिए, जो काउंसलिंग के लिए आते हैं लोग, वो बड़ी अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर रही हैं और वो कह रही थी सवेरे उठ के काम ते जानते दिल ही नहीं करता, मेरा दिल ही नहीं करता काम करते। तो मैं क्या ना करो फिर काम। मैं क्या पता नहीं कोई होने माल दौलत होनी है काफ़ी। मैंने कहा खावत तो काफ़ी कमांदा होएगा, तो कहती नहीं एडा तो नहीं, बस मैं भी अद्धा मैं कमानी अद्धा वो कमांदा। तो मैं कहा जे खावत काम करी जाए तो तुसी काम छड्ड दिओ तो कोई हरज ते नहीं? कहती नहीं हरज ते है, हमारा जो लेवल है, लिविंग स्टाइल है, वो नीचे आ जाएगा। बस यही कही जाएगा। मैं क्या क्यों बड़ा जुल्म होता है थोड़े ते, की होता है? कहती नहीं कोई जुल्म नहीं, कम है ही नहीं। कहते कम है ही कोई नहीं, मैं जावा सवेरे डावा डोल एवं फिरदी रहनी है उत्थे। मैं अच्छे खासे होते थे, 5 लाख तनख्वाह है, अच्छे खासे होते थे ना। उन्हें कहा कि जी वो उत्थे एक उन्होंने फौजी बिठाता है उत्ते CEO करके, तो वो एडा बदतमीज इंसान है, वो उधरों दी लंघदा है, मैं उधरों दी लंघ जानी हाँ। मतलब मैंने कहा जी मेरे बस में वो तो फौजी नूं उठा के तुहानूं ला दें, तुसीं एडे काबुल हो। शी इज़ वेरी एबल, बहुत अच्छी जगह लम्स की पड़ी हुई है। कहती काम है ही कोई नहीं उत्थे, बिजनेस है ही कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं समझा था कि आप थक गई हैं। कहती बस सवेरे उठनी थकी होनी है, नींदर मेरी पूरी कोई नहीं होती। मैं कितने बजे सौंदे हो? कहते 10 बजे। मैं कहा फिर थोड़ी नींदर नहीं पूरी होती? कहती पर डॉक्टर साहब सवेरे उठ के काम करन ते दिल करता ही नहीं। तो मेरा तो दिल करता रोज़ तो काउंसलिंग ते आ जा करा। मैं कहा मैनू कोई इतराज़ नहीं, मतलब आ जाया करो क्योंकि कंपनी पे कर दी है। मैं क्या वैसे हफ्ते कितने दिन काम कर दो? उन्हें कहा कि जी हफ्ता इतवार तो छुट्टी होंगी है, तो जुमे वाले दिन
3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਹਾਫ ਡੇ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जी जे कदी कैजुअल लीव भी होगी। तो उन्होंने दसा महीने 2-3 कैजुअल लीव भी हो जाती हैं। तो मैं वो रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि जब आप काम करने के दिनों के भी पैसे देते हैं, जब आप छुट्टियों के भी पैसे देते हैं, जब आप बीमारी के भी पैसे देते हैं, जब आप कैजुअल लीव के भी पैसे देते हैं, तो फिर काम करने के जब आप पैसे देते हैं तो इस तो बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने रिकमेंड ये किया है कि ये जो पैसे हैं वो सिर्फ काम करने के होने चाहिए और वो ज़्यादा होने चाहिए। सॉरी। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर अगर किसी की महीने की 5 छुट्टियां बनती हैं इतवारों की, तो उसकी सैलरी 20% ज़्यादा हो जाए, लेकिन छुट्टियों के पैसे नहीं मिलने चाहिए। नो, आप देखिए ये हिस्टोरिकल गलती कब से हो रही है। छुट्टियों के पैसे, बीमारी, अगर आप किसी को बीमार होने के पैसे देंगे बीमार होएगा बार बार, तो बीमार होएगा बार बार। मैं ये नहीं कह रहा छुट्टी ना दें, छुट्टियों के पैसे ना दें। रोजाना उजरत वाली बात में फर्क यह है कि ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ टुटेगी या ਤੁਹਾਨੂੰ रोज दे रोज पैसे देंगे तो छुट्टियां दे पैसे नहीं देंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि तनख्वाह वही महीने बाद मिलेगी, और जितनी 26 दिन की तनख्वाह मिलती है तो आप तनख्वाह थोड़ी रेस कर दें, पर कहें कि ये काम करने के पैसे हैं, छुट्टियों के पैसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्प्लॉयज़ को नुकसान पहुँचाएं, लेकिन आप कहते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਤਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ और वो इनहांस कर दो। ठीक, फिर आप ये भी सोच लें कि साल में बंदा 15 दिन ते बीमार भी रहता है तो वो 15 दिन के पैसे भी उत्थे विच पा दो। साल च बंदा 20 दिन जड़ा है कैजुअल लीव भी करता है, वो भी विच ही पा दो पैसे। फिर वो अगर कहता है कि मैं शॉर्ट लीव पे जाना चाहता हूँ तो उसको हाफ डे गिने, महीने की 20 शॉर्ट लीव्स हो गई, वो भी 10 दिनों के पैसे विच ही पा दो। ये सारे पैसे जमा करके 12 ते तकसीम करके महीने की तनख्वाह कर लो। नहीं, उसको बोले यह हो ही नहीं सकता, उनको बोले यदि जरूरत ही कोई नहीं, तुसी आराम नाल बुढ़ी दे कोल बैठो। ये होने वाला है, और ए कल एक कंपनी च होया है, ए कल एक कंपनी च कल होया है, क्योंकि हमने एक डॉक्टर साहब को हायर किया है तो उनके MOU में लिखा हुआ है कि आपकी वीकली हॉलीडे है, रेस्ट ऑफ द लीव्स आर अनपेड। उनका ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी। ये पैराडाइम शिफ्ट है। ये जी, पैराडाइम शिफ्ट शिफ्ट है। है। तो बात आप समझ रहे हैं कि साइंस जो है चीज़ों को डिस्कवर कर रही है, जी और साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया, जिसमें समर सॉल्ट है। इसमें एक समर सॉल्ट है पूरी, क्योंकि अचानक जो है साइंस एक समर सॉल्ट के साथ, उल्टी कलाबाजी के साथ सामने आ जाती है आपके सामने। देखिए ना, कई चीज़ें होती हैं जो पहले नहीं हो रही होती तो बंदा कहते हैं नहीं हो सकतियाँ। एक बंदा था, जिस डॉक्टर था, बेनिस्टर उसका नाम था, रॉजर बेनिस्टर। उसको दौड़ने का शौक था, तो वो कहता था कि मैं 4 मिनट में 1 माइल दौड़ूंगा, और सब उसको कहते थे कि नहीं, यू कांट डू दैट। इंसान की हड्डियां और इंसान के जो मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं, ये इतना तेज़ नहीं दौड़ सकते। और उसने उसके लिए मेहनत की, उसने उसके लिए कोशिशें की, और कोशिशें करके उसने वो दौड़ के दिखा दिया। दुनिया में पहला बंदा जिसने 4 मिनट माइल किया, बैरियर तोड़ दिया। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर एक बंदे ने और कर दिया, उसके बाद 3 महीने के अंदर एक और कर दिया। अब लाहौर में ऐसे लोग हैं जो 4 मिनट माइल कर लेते हैं आराम से। ठीक, अच्छा देखिए, हमेशा से एक स्विंग होती थी बॉल की क्रिकेट में,
लेकिन कहते थे कि रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती, रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती। तो इमरान खान टुक ए चैलेंज। सरफराज नवाज स्विंग बहुत अच्छी करता था और सरफराज नवाज से स्विंग सीखी थी इमरान खान ने, और उसने कहा कि मैं रिवर्स स्विंग कराऊंगा, यानी बॉल अंदर जाएगा और बाहर आएगा और बॉल बाहर जाएगा और अंदर आएगा, बॉल विल कैरी अ मैसेज। तो कर दिया कि नहीं? कर दिया ना। उसके बाद वकार यूनुस ने और वसीम अकरम ने किया। उसके बाद और बहुत सारे हमारे नेशनल प्लेयर्स ने किया। फिर पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों ने रिवर्स स्विंग की, फिर इंडिया वालों ने की, ऑस्ट्रेलिया वालों ने की, सारी दुनिया ने की। सो शुरू में बहुत अजीब लगता है, जैसे आपको बहुत अजीब लगा, उसमें किसी का लॉस नहीं है। उसको कंपनीज इसको बैलेंस किया गया। उन्होंने कहा कि देखो कि ये जो सारी चीज़ें करते हैं कि महीने में सैटरडे संडे फलाना छुट्टी, आखिर में साल में 100 दिन काम करते हैं आप। स्कूलों के बच्चे 100 दिन काम करते हैं। ए 2 महीने दी छुट्टियां ने, ए सर्दियां दी छुट्टियां ने, ए गर्मियां दी छुट्टियां ने, ठीक है चले, लेकिन स्कूल वालों को पूरी फीस मिलती है ना, तो वो कहते हैं ठीक है। लेकिन इससे खराबी पैदा होती है। आप अगर किसी को कहते हैं कि देखिए साल में आप प्रैक्टिकली कोई 250 दिन काम करते हैं, मिसाल के तौर पर, तो पैसे जो आपको मिलते हैं वो 250 दिनों के मिलते हैं। 250 दिनों के इतने पैसे मिलते हैं, 12 से तकसीम करके ये महीने की सैलरी हो गई। तो अब बंदा छुट्टी करेगा तो उसको क्या महसूस होगा कि ये जो वो कैजुअल लीव कर रहा है ये किसके खर्चे पे कर रहा है? अपने खर्चे पे। तो दर्द से करेगा ना। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਚਾਂ ਕਰਕੇ, अपनी गड्डी नाल तो कोई नहीं ना करता। तो मतलब कहने का यह है कि फिर वो बीमार होना चाहेगा कि नहीं, और अगर उसको बीमार होने के भी पैसे मिलते हैं, व्हाट अ लकी मैन। आप एक लॉजिक देते हैं ना, अभी जो जिस डॉक्टर साहब को मैंने कहा मंडे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे पता है उनको भी छुट्टियों का शौक है। उन्हें मुझे वक्तन पर अंदाज़ा हो जाता है ना, मुझे कोई भी बंदा मिले तो मुझे पता चल जाता है छुट्टियां का शौक है कि नहीं। तो मैंने उनका MOU जो बनाया वो सारा MOU ही ऐसा था। MOU जो है जब आप बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आप उसके अंदर वो गुंजाइश रखते हैं कि यू रिवॉर्ड द राइट थिंग, यू डोंट रिवॉर्ड द रॉन्ग थिंग। मुझे बताइए कि घर में आप बच्चों को बर्गर खिलाते हैं, पैसे देते हैं, खिलौने देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या लगने लगता है कि आपने उनका कोई उधार देना है ना। तो मतलब कहने का यह है कि आखिर में एक ऐसा वक्त आता है कि बंदे के मुंह से निकलता है यार मैं तो पैसे देने ने के पता देना है। और जब आप ये बात कहते हैं अपने औलाद को या बीवी को या किसी को, जनाब मैं थोड़े पैसे देने ने, उधार देना है कि भत्ता देना है मैं, तो फिर वो सारे खानदान में जब ये बात करते हैं तो आपकी बड़ी इज्जत हो जाती है ना। देखिए बायोसाइकोसोशल का नाम बताता है कि इट स्टार्ट विद द बायोलॉजी, ठीक। देखिए वो तो फिर कई तरह आप कह सकते हैं कि किसी बंदे के DNA में अगर डायबिटीज है तो होगी तब जब उसको कोई सेटबैक होगा, जब उसको कोई नुकसान होगा। तो अब आप क्या कहेंगे कि ये सोशल इशू है कि जेनेटिक इशू है? देखिए जब भी कोई जीन एक्सप्रेस करेगी, ट्रिगरिंग फैक्टर जो जीन जब भी एक्सप्रेस करेगी उससे पहले एक स्ट्रेस फैक्टर होगा। ट्रिगरिंग फैक्टर, लेकिन जो स्ट्रेस फैक्टर है वो तो सबको मिलता है ना, तो फिर जीन वाला क्यों उभर के सामने आता है? तो असल चीज तो फिर जीन्स हो गई ना, असल चीज तो जीन्स हो गई। तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि दुनिया बदल रही है। आप देखिए कि कोविड के बाद ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सरवाइव करना मुश्किल है, और ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द वे जाके स्पेंड कर रही है लोगों के ऊपर पैसे, और इसके बावजूद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल है। तब्दीली जब तेज हो जाती है
तो आपको मनूवरिंग तेज करनी पड़ती है, आपको एडजस्टमेंट जो है आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। जिस रफ्तार से तब्दीली आ रही होती है आपको उस रफ्तार से तब्दील होना पड़ता है। देखिए ना, दो लोग जब रक्स कर रहे हो तो क्या हो सकता है कि एक स्लो और एक फास्ट कर रहा हो, वो सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, मैचिंग मूवमेंट होगी। उसमें कोई मुश्किल नहीं है, उसमें आपकी जो सहूलतें हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमने इंडिया के साथ जो मुकाबला किया वो एक कीमती जहाज से नहीं किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया। आपको मेरे ख्याल खबर ही होगी ये चीज़ की कि जब मत्ती मारी गई उनके जहाज़ों की तो वो ठंडे ही हो गए, उन्होंने फर्दर हमला ही नहीं किया कोई। उन्होंने कहा सारे ही ना किधरे जा पैन, पहले देखो, होश करो। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल था जिसके अंदर गरीब आदमी ने भी महारत हासिल कर रखी थी, क्योंकि अकल पे तो किसी की इजारादारी नहीं है ना, अमीर आदमी की अकल पे तो इजारादारी नहीं कोई भी है। मतलब जेड़ा मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, डेयरिंग होगा, आगे बढ़ेगा, तरकीब निकालेगा, वो कामयाब हो जाएगा। अभी आप देखते हैं कि नशे के मसले में काफ़ी परेशानी होती है, तो सैटरडे के दिन आप देखते हैं ना कि यहाँ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि दे हैव मोर गट्स देन मी, कि यहाँ खड़े होकर बात करना, उनका यहाँ खड़े होकर बात करना मुझसे बढ़िया होने की निशानी है। ये मैं आपको बताऊं कि इसे अंडर एस्टिमेट कभी ना करें। कोई एक दिन भी जो रिकवरी में गुजारता है वो बढ़िया ज़िंदगी होती है, और उसमें एक ऐसी निर्वाणा कैफियत होती है इंसान की कि जिसका कोई आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, कि जो सोब्राइटी हासिल करता है, रिकवरी हासिल करता है, उसके अंदर वो एक जन्म लेती है ऐसी सेरेनिटी, एक ऐसा इत्मीनान, एक ऐसा सुकून। बस तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर एक बहती धारा होती है जो कि उसको मुसलसल एक ज़िंदगी में एंजॉय करने का मौका मिल रहा होता है। थैंक यू सो मच।